मोबाइल थोड़ा सा पीछे भाई, मोबाइल थोड़ा पीछे देखो यार। शुक्रिया ना आपको क्या मेरा माइक निकले जो हमारा एजेंसी का चीफ था वो तशरीफ लाए और चीज के बारे में क्या कहना चाहूँगा, नहीं है। हमने अपने मीडिया दफ्तर का इनॉग्रेशन किया, उसके बाद मैं अपने साथियों से यहाँ मिलने आया हूँ। लगातार 7-8 दिन पीर पंजाल के दौरे के बाद मैं अपने यहाँ जो जम्मू शहर के मेरे साथी हैं उनके साथ 5-7 मिनट गुजारने आया हूँ, और कोई मकसद नहीं था। मतलब जहाँ तक कश्मीर की टारगेटेड किलिंग्स की आपने बात की, बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए कि बेगुनाह लोग जो हैं इस तरह लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं, पुलिस में जो काम करने वाले हैं उनकी किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस जो हैं चाहे क्रॉस फायर में या टारगेटेड किलिंग्स के ज़रिए उनकी मौत हो रही है। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है, और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो हैं अलाइदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये हट गया, दफ़ा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहाँ से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में और कहने में काफ़ी फ़र्क रहा है, और हालात जो हैं वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। उमर साहब, क्या वाकई में वो इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा नहीं ना, कश्मीर फाइल से पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूवी के बाद ये घटनाएं जो हैं ये शुरू हुई। टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला तो है मूवी से पहले हुई। अगर आप देखें जो चाहे वो हमारे बिंद्रू जी थे जो केमिस्ट की दुकान पे मारे गए, या हमारे ये ढाबा जो है कृष्णा ढाबा बर्न हॉल के पास, उनके जो मालिक हैं उनकी किलिंग, उन पे ऊपर जो टारगेट हमला हुआ तो वो पिक्चर से पहले हुआ। तो ये कहना कि इन किलिंग्स का सिलसिला मूवी के बाद शुरू हुआ, ये गलत है। लेकिन मूवी ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं,
कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। रोल मतलब कितना माहौल बिगाड़ा है वो फैसला आपको खुद करना होगा। हालांकि ये भी एक बहुत बड़े वजह है। आबादी के बुनियाद पे सीटों का फैसला होता है। या तो वो इंतज़ार करते अभी के सेंसस का, 2020 के सेंसस का, और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते, लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसस लिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कश्मीर और जम्मू में आबादी में फ़र्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6 और 1 का फ़ैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का की जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पे इन्होंने जम्मू पार्लिमानी सीट में से रजौरी पुंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा, लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज़्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों? अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं? ज़िलों में इन्होंने इस तरह फ़र्क किया, और यही सब जगह यही हाल है। तभी तो जब हम जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई नहीं गई, इसमें कुछ पॉलिटिकल वजूहात के बुनियाद पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू में लाउड स्पीकर को कोई धार्मिक रंग देना चाहिए, तो लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया गया ना। मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पे रोक लगाने से हर मज़हब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ ना आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा मैं पूरा रजौरी पुंछ का दौरा करके आया हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मज़हब के लोग जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं। तो अगर लाउड स्पीकर पे बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालें। अगर बैन के बजाय आप लोगों को बुलाइए, उनसे मशवरा करिए और कोई इस तरह का रास्ता निकाल लीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी ना हो। इलेक्शन क्या या तो फिर हुकूमत ये कहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना, वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपका दूसरा सवाल, तो जाहिर सी बात है, हालांकि जहाँ तक मुझे याद है अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात है। मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ ना, मैं नहीं जानता हूँ, वो बेहतर जानते हैं कि ना इस पानी के रंग का हालात पे क्या असर पड़ेगा, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। कश्मीर में नॉर्मल 125 फ्लाइटें डेली जा रही है, स्टोन बेल्टिंग ज़ीरो हो चुकी है। नहीं, क्या 125 फ्लाइटें डेली जा रही है कश्मीर में, और नहीं, अब 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में।
स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी, लेकिन हालात अगर हमको इन हालात में नॉर्मल सी नज़र आ रही है, जहां सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो, या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो, या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का एक उनको नया रूप नज़र आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अब मैं टूरिज़्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहाँ से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले। पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे। ये नॉर्मल सी नहीं है ना। अब आप वो जहाज गिरने, बस शुक्रिया, बस। क्योंकि लगातार आज 8वां दिन है जब से मैं जम्मू सूबे के दौरे पे निकला हूँ, और वैसे कुछ खास अब रहा नहीं कहने के लिए, लेकिन रतनलाल जी चाहते थे कि क्योंकि यहाँ मीडिया के दफ्तर का हमें इनॉग्रेशन करना था, तो उसमें साथ साथ में साथियों से थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, तो मैं इनकी बात को ना कर नहीं सकता हूँ, तो इसी बहाने आप सबों से मुलाकात का मौका मिला है। नहीं, हाँ, तो अब पीछे कर लो ना। ये किते पीर पंचाल का जो मेरा दौरा रहा, ये जम्मू सूबे का मेरा दूसरा दौरा है पिछले 6-8 महीनों में। इससे पहले सर्दियों में रतनलाल जी के साथ हमने चिनाब का दौरा किया था। वहाँ के असेंबली हल्के जो हमारे हैं, वो तो डिलिमिटेशन के रिपोर्ट से पहले का जो था, वहाँ पे हमने अपना टूर किया। और अब ये पिछला हफ्ता जो हमारा रहा, इस दौरान पीर पंचाल की जो अब 8 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, 5 रजौरी की और 3 पुंछ की, वहाँ का दौरा करके आया हूँ। और अपनी जगह मुतमईन हूँ कि तंजीम में जो है रतनलाल जी और उनके साथी तंजीम का अच्छा खासा वहाँ पे ख्याल रख रहे हैं। कुछ इलाकों में हमें जहाँ कमज़ोरी नज़र आ रही थी पिछले दौरों के बाद, उन इलाकों में अब आहिस्ता आहिस्ता तंजीम की हालत जो है बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हमने वहाँ पे हालात ठीक किए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक। अब पहले तो ऐसे इलाके थे जहाँ जलसा हमसे होता नहीं था, वहाँ हम करते तो ऐलान जलसे का थे, लेकिन वहाँ पे फिर बंद कमरों में 50-60, अगर हालात बहुत ही अच्छे रहे तो 100 वर्करों से मुलाकात हो जाती थी, उससे ज़्यादा नहीं। इस बार पहली मर्तबा है कि हमें बंद कमरे में कहीं प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं रही। हमने जहाँ जलसे का ऐलान किया था वहाँ जलसा हुआ, और बहुत अच्छे जलसे हुए, जिसके लिए मैं रतनलाल जी आपका और आपके साथियों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जहाँ पे हम इस बात से मुतमईन हैं कि तंजीम का प्रोग्राम वहाँ अच्छा रहा, हमें इस बात का भी एहसास है, जो हम सब वहाँ उस इलाके में गए, कि हालात ठीक नहीं हैं। लोग अपनी अपनी जगह जो है मायूस हैं, परेशान हैं। उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी और तकलीफ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जिस भी तरह हुकूमत की कारकर्दगी को तोलने का काम करें, तो हुकूमत लोगों की उम्मीदों के बराबर जो है काम कर नहीं रही है। जहां हम गए, डेवलपमेंट का हम थोड़ा सा सबूत देखना चाहते थे ग्राउंड पे। सोचा कहीं पे हमें नई सड़कें नजर आ जाएंगी, कहीं पे कोई नया पुल होगा, कहीं नया कोई अस्पताल खुला होगा, कहीं नया कोई स्कूल खुला होगा। लेकिन जो दिखा वो पुरानी हुकूमतों का,
चाहे वो सड़कें हो, स्कूल हो, पुल हो, अस्पताल हो। अब हमें मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है। ये नहीं कहते लोग कि मेडिकल कॉलेज तो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब तब हेल्थ मिनिस्टर थे मरकज़ में, उन्होंने ये सैंक्शन किया, तब जाके इनकी मंजूरी हुई, फिर इनके प्रोजेक्ट बने। हम सही बात है कि प्रोजेक्ट बनने के बाद टाइम लगता है, लेकिन दिया हुआ इनका नहीं। इसी तरह सड़कों के जो काम वहां पे अगर इक्का दुक्का कहीं दिखा, कोई नया नहीं। नौजवान जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उन्हें तो कहा गया था कि उनके रोजगार में रुकावट हम लोग बने हुए हैं। जगह जगह ये कहा गया था कि बस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो यहाँ तरक्की होने नहीं देते, जो रोजगार यहाँ आने नहीं देते, जो यहाँ इन्वेस्टमेंट होने नहीं देते, और अगर आप इन लोगों से छुटकारा हासिल करो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे तो हुकूमत छोड़े हुए कितने साल हो गए। 2015 जनवरी में मैंने अपना इस्तीफा इलेक्शन के बाद गवर्नर साहब को सौंपा, तो हो गया 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, आज 7 साल हो गए। अगर हम लोग रुकावट थे तो आप लोगों ने क्या किया? कहां है वो रोजगार के ऑर्डर? ये जम्मू शहर के आसपास 2 प्रोजेक्ट दिखाएंगे और कहेंगे ना देखो जी हम तो तूफान कर रहे हैं। उसे अखनूर के सड़क पे क्या थोड़ा सा काम चला, दिखाते ना देखो जी कितना। जम्मू का एक बाईपास बना, कहते ना देखो। ये 2 चीजें दिखा के इनको लगता है कि बस पूरे सूबे में, अब पूरे प्रोविंस में फर्क आ गया। कोई फर्क नहीं आया ना, कोई फर्क नहीं आया। जो 2018, 2019 से पहले रोजगार के लिए तरस रहे थे, वो आज भी तरस रहे हैं। जहां इंडस्ट्री नहीं थी वहां आज भी इंडस्ट्री नहीं है। जहां पे डेवलपमेंट नहीं था आज भी डेवलपमेंट नहीं है। जहां गया मैं वहां लोगों ने शिकायत की कि बिजली नहीं है, लेकिन बिल वक्त पे पहुंचता है। साफ पीने का पानी नहीं है। हर साल ये कहते हैं कि ना अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, बस अभी लगेंगी। साल में हर बार इनका एक चक्कर दुबई का लगता है, हर बार। और इन्हीं गुने चुने कुछ लोगों को वहां बिठाते और अग्रीमेंट साइन करते हैं, तो कहते हैं ना लाखों में अब पैसा इन्वेस्ट होगा। कहां है? कहां है वो फैक्ट्री जो लगनी थी? जिन लोगों ने मुश्किल से फैक्ट्रियां लगाई वो आज परेशान हैं, उनके कारखाने चल नहीं रहे। महंगाई का हाल देखिए। आज इन्फ्लेशन इतना जितना शायद 20 साल में ना हुआ। आज गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1000 रुपए क्रॉस कर गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत लीटर जो है 100 रुपए क्रॉस कर गई है। तो फिर क्या था वो बड़ा चढ़ा के वो स्कीम जिसमें गैस का चूल्हा मिल रहा था? वो गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि चूल्हा तो आपने दे दिया, पहला सिलेंडर भी शायद उसके साथ दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं कहा कि अब इसको सिलेंडर को दोबारा गैस भरने के लिए आपको जेब से निकालने पड़ेंगे पैसे, और हर महीने हम इसकी कीमत बढ़ाते रहेंगे। अब बेचारा गरीब जो है कहां से 1000 रुपए लाएगा? आधे से ज्यादा लोगों ने उन चूल्हों पे, सिलेंडरों पे कपड़ा सजा के उनको अब डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने की उनकी ताकत नहीं। लोगों से पूछा जो गवर्नमेंट की स्कीमें, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो बाकी स्कीमें हो पानी वगैरह के लिए, उनका कितना असर? कहीं कुछ खास नहीं।
फिर अगर इसमें फेल हुए तो फिर ठीक है, किसी और चीज में फिर पास हो गए होंगे। शायद हालात साजगार होंगे, भाईचारा बना होगा, लेकिन वो भी नहीं, लगे हैं एक दूसरे को आपस में लड़वाने में। अरे भाई साहब, जब बाकी आपसे हो नहीं सका तो कम से कम लोगों को जोड़ दीजिए। नफरत की दीवारें जो हैं उनको तोड़ दीजिए, बजाय ये कि वो नफरत की दीवारें तोड़े, उनको और ज्यादा ऊंचा बनाया जा रहा है। कहीं जम्मू और कश्मीर की अलग सियासत लेके इनको लड़वाया जाता है, कहीं हिंदू मुसलमान लड़ाई कराई जाती है, कहीं पहाड़ी गुज्जर का होता है। अरे समझ में नहीं आता क्यों, आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है। अगर हुकूमत चाहती है कि यहाँ के लोग बराबर के तरक्की में शिरकत करें, शरीक हों, तो फिर भेदभाव किस लिए। अगर अब सीटें रिजर्व हुई हैं डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से शेड्यूल ट्राइब के लिए, और पहाड़ियों का पुराना डिमांड रहा है एसटी स्टेटस का, तो आप वो दे क्यों नहीं देते। ऐसा नहीं है कि हुकूमत में दम नहीं है, बीजेपी वाले खुद कहते हैं ना कि इससे ज्यादा दमदार वज़ीर आज़म शायद ही इस मुल्क ने कभी देखा हो। और ये भी है कि रातों रात ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनके नताइज जो हैं बहुत दूर तक होते हैं। रातों रात नोटबंदी की गई, 1000 और 500 के नोट जो हैं उनको रद्द किया गया। किया हुकूमत का फैसला, सही या गलत मैं उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन हुकूमत पे इतना दम था कि उन्होंने कर दिया। जो जीएसटी कानून कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहते हुए भी लागू नहीं कर सकी, वो मोदी जी ने कर दिया। अब वो सही या गलत मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन कर दिया। हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो हमले में मारे गए, तो बालाकोट पे हमला हुआ, रॉकेट और बम गिराए गए, के कैंप उड़ाए गए। फिर ताकत का मुजाहरा हुआ। जब 370 उठाना था, यहां पे किसी के साथ तो पूछताछ नहीं हुई, मशवरा नहीं हुआ, ये नहीं कहा गया कि पहले इसके लिए हम माहौल बनाएंगे फिर करेंगे। सुबह आए, पार्लियामेंट में ऐलान हुआ, शाम तक पास हो गया था, दूसरे दिन राज्यसभा ने भी किया। वो भी अपने ताकत का एक मुजाहरा था। तो जब ये सब कर सकते हो इन चीजों के लिए, तो फिर भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत की दीवारें तोड़ने के लिए उस वक्त ये दम कहां जाता है। विरोध कौन करेगा ना, विरोध तो कोई नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कोई भी सियासी पार्टी ऐसी है जिन्होंने ये कहा हो कि पहाड़ियों को जो है एससी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। या तो फिर आपके इरादे सही नहीं है, या तो फिर आपकी नीयत साफ नहीं है, या तो फिर आप यही चाहते हो कि बस आपस में हम लड़वाते रहें, क्योंकि बाकी चीजों में तो आप फेल हो गए। अमन की बात हुई, पूरे मुल्क क्या पूरे दुनिया को कहा गया था कि कश्मीर के हालात अगर खराब हैं तो 370 की बदौलत, और अगर 370 हटेगा तो कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे। कहा गया था कि अडाइकी पसंद सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ 370 की वजह से वो सोच रखते हैं।
अगर 370 नहीं रहेगा, LI की पसंद सोच भी नहीं रहेगी। अब 2.5 साल हो गए, क्या कोई ये कह सकता है कि हालात में बेहतरी आई है? क्या कोई कह सकता है कि वहां अमन आ गया है? जहां की सरकारी दफ्तर में मुलाजिम टेबल के पीछे बैठे बैठे गोलियों से भूना जाता है, जहां के घर बैठे बैठे पुलिस का जवान जो है गोलियों का शिकार किया जाता है, जहां की दुकान में खड़े काम करने वाले को ग्रेनेड से मारा जाता है, क्या यही नॉर्मल सी है? फिर हमें कहते हैं देखिए ना आप कितने जहाज आ रहे हैं श्रीनगर। अरे कौन सी बड़ी बात है? वो टूरिज्म दिखाते हैं, देखिए ना टूरिस्ट आ रहे हैं। अरे हम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? फट गए टूरिस्ट। 2 साल कोविड के वजह से कहीं जा ही नहीं सके। बाहर का टेम्परेचर देखिए 45, 46, 47 पे पहुंच गया। अगर पहाड़ देखने नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? लेकिन इसको भी एक गलत अंदाज में पेश करना, जब टूरिस्ट आ रहे हैं सब नॉर्मल है, तो फिर इसका मतलब है जब मैं वजीर आला था और मेरे दौर में भी इसी तरह टूरिस्ट आए तो सारा कुछ ठीक था। फिर आप क्यों कहते हो कि हम नाकाम थे? फिर आप क्यों कहते हो कि हमारी हुकूमत किसी लायक नहीं थी? क्योंकि हमारे दौर में भी टूरिस्ट आए, हमारे दौर में भी जहाज चले। अपने वक्त में तो इनको टूरिस्ट नॉर्मल लगता है, हमारे वक्त में इनको टूरिस्ट अब नॉर्मल लगता है। नॉर्मल सी टूरिज्म नहीं है ना। नॉर्मल तब जब मैं खौफ से आजाद हो जाऊं, डर से आजाद हो जाऊं, जब मैं खुल के बात कर सकूं। और वो माहौल आज जम्मू कश्मीर में नहीं है। सहमे हुए हैं लोग, हर चीज को एक पॉलिटिकल रंग दिया जाता है। तभी मैं इन दौरों पे निकला, देखने के लिए कि कहीं ना हम गलत तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि श्रीनगर में घर बैठे बैठे हमें हालात का सही अंदाजा नहीं है, या हम कोई बेखबर है लोगों की सोच से और उनकी परेशानियों से। लेकिन दौरा करके पता चलता है कि नहीं ना, हम गलत नहीं हैं। वाकई जम्मू कश्मीर की हालत जो है कुछ ठीक नहीं है। और मेरा मकसद निकलने का कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं है। जो मेरे दोस्त मेरे साथी इस गलतफहमी में है कि ये कैंपेन है, नहीं ना, मुझे कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं। जब होगा तब होगा, देखी जाएगी। किसी चीज से मतलब है यहाँ के हालात से, लोगों की परेशानियों को लेके है, लोगों की मुश्किलात और इनके दुख दर्द से। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे बात करने से किसी की आंखें खुल जाएं, अगर मेरा कहीं जाने से हुकूमत को यह पता चले कि वाकई हालात ठीक नहीं है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि चलिए और कुछ नहीं, अगर मेरे हाथों नहीं तो मेरे बोलने से अगर किसी का भला हो जाता है तो वही बड़ी बात है। तो थोड़े मेरे इस तरह कंटिन्यू रहेंगे। अब चिनाब का भी हो गया, पीर पंचाल का भी हो गया। अब मैं रतनलाल जी से